Good morning, students. Hope you are doing well and are very safe at home. Welcome you, all of you, to the fifth day of our online classes. जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने जो है चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है एंड आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. सम ऑफ यू आस्क्ड मी कि भाई कि सर समरी भी लिखनी है कि जो मैंने पीडीएफ फॉर्म में भेजी. नहीं, आपको समरी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कॉपी करने हैं. एंड आई बिलीव दैट यू हैव डन, मोस्ट ऑफ यू हैव डन. एंड जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ डू इट, और जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ डू वॉच एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दी चैप्टर्स. और आज हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे अभी कि हम लोगों ने एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा डिफरेंट है. चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास 2 पार्ट हैं. एक पार्ट जो आपके सामने आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और दूसरा पार्ट भी है, और फिर उसके बाद एक पोएम है. यानी 3 पोर्शन है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के अंदर. चैप्टर नंबर 1 जो है एवलिन ग्लिन के बारे में है, चैप्टर नंबर 2 बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में है, और चैप्टर नंबर 3 नहीं मगर जो पोर्शन है वो एक पोएम है. तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर 3 पोर्शन है. 2 स्टोरी है यानी 2 बायोग्राफीज़ हैं और एक पोएम है. तो जब हम ये देखते हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक के बारे में, जैसे कि आपने ऑलरेडी टाइटल में देख लिया है, तो म्यूज़िक के बारे में जो है ये चैप्टर है. इसके अंदर 2 लोगों के बारे में बताया गया है. जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2. पार्ट 1 जो है एवलिन ग्लिन के बारे में, पार्ट 2 जो है बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में. तो 2 ऐसे लोग जिन्होंने म्यूज़िक को एक अलग ही लेवल तक पहुंचाया, जिसके वजह से आज आप इसको बुक में पढ़ रहे हैं, है ना, 9th क्लास की बुक में पढ़ रहे हैं. इसलिए ही होगा क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ बड़ा किया है. आप किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अपने मन से या पूरे जितना भी आप में है वो फुल पोटेंशियल जब तक आप नहीं देंगे तब तक आप कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे. अगर आपने फुल पोटेंशियल दिया है तो आप ज़रूर उसमें सक्सेस होंगे. और इसीलिए शायद हमारे पास 2 एग्जांपल्स यहाँ पर है. एवलिन ग्लिन के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि एवलिन ग्लिन जो है उनका पूरा नाम एवलिन एलिज़ाबेथ एन ग्लिन था. एवलिन एलिज़ाबेथ एन ग्लिन था उनका पूरा नाम, जो कि आपको वीडियो जब आएगा तो वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको मिल जाएगा. शी वॉज बॉर्न ऑन 19 जुलाई 1965 और वो अभी भी हैं. और वो उनका ऑक्यूपेशन यानी वो क्या करती हैं, वो परकशनिस्ट हैं. परकशनिस्ट के बारे में भी, परकशंस के बारे में भी मैं आपको आगे एक वीडियो के पहले आपको वहाँ पे एक फ़ोटो मिल जाएगा कि परकशंस होते क्या हैं. ना परकशनिस्ट जो होते हैं वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, परकशंस जो होते हैं वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनको बजाने वालों को हम परकशनिस्ट कहते हैं, है ना. परकशंस जो हैं एक टाइप के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स में से एक हैं, ठीक है. परकशंस के अंदर ही करीब करीब हज़ारों से ज़्यादा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. तो वो एक आप कह सकते हैं कि एक फैमिली है परकशंस जो है, ठीक है. तो जब आप फ़ोटो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परकशंस होते क्या हैं. अब एवलिन जो है उनकी लाइफ में बहुत एक अलग ही चीज़ थी जिसकी वजह से शायद हमारे पास ये चैप्टर आया है. तो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. क्या कहता है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1. एवलिन ग्लिन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. क्या मीनिंग है उस टाइटल का? एवलिन ग्लिन लिसन्स टू साउंड, साउंड को सुनती हो बिना सुने. अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे बिना सुने कैसे सुन सकती है वो, है ना. तो हम पढ़ेंगे जब आपको पता चल जाएगा. क्या कहता है, बिफोर यू रीड के अंदर क्या कहता है, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट शी हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. वॉट वी हियर शी फील्स far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. और वो कहता है कि God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary. शायद भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति ले ली हो मगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ अलग ही चीज़ जो है उनको दी है. What we hear she feels, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है. Far more deeply than any of us. और हम में से जो लोग सुनते हैं शायद उससे भी कई अच्छी तरह गहरी उस तरीके से उनको वो महसूस कर सकती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. और इसलिए ही म्यूज़िक को वो है, म्यूज़िक को वो इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है.
Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a सक्सेस स्टोरी। हम पढ़ने जा रहे हैं किसी इंसान के बारे में, एवलिन ग्लिन के बारे में, जिन्होंने अपनी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी, अपनी फ़िज़िकल शरीर की डिसेबिलिटी को चैलेंज करते हुए, सॉल्व करते हुए एक सक्सेस में वो पहुंची है। क्या कहता है देखो, पैराग्राफ नंबर 1, रश आवर्स क्राउड्स jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for a teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. क्या कहता है वो पहली लाइन, रश आवर क्राउड जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। कहाँ पे भीड़ है? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। आप लोगों ने बाहर की मूवीज़ में देखा होगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म जो अंडरग्राउंड होते हैं ना, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और खड़े होने की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही है, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं वहाँ पे खड़े होने के लिए। A slight girl looking younger than her 17 years, एक छोटी सी पतली सी एक बच्ची जो कि 17 साल से भी कम लग रहा है, यानी 17 माने, हम 17 मानेंगे कि वो 17 साल की लग रही है, वो was nervous yes excited as she felt the vibrations of the approaching train. She was nervous, एक पतली दुबली लड़की जो कि 17 साल की लग रही है, वो जो है बहुत नर्वस है, डरी हुई है और मगर एक्साइटेड भी है। जब उसने क्या, जब एक वाइब्रेशन, गाड़ी किस चीज़ का वाइब्रेशन, जो ट्रेन है वो पास आते उसका वाइब्रेशन को महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन। वो उसका क्या था? पहला दिन था। कहाँ पर उसका पहला दिन था? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, विच इज़ प्रेस्टिजियस, यानी उस समय का और आज भी सबसे प्रेस्टिजियस बड़ा एक म्यूज़िक एकेडमी था। कहाँ पे? लंदन में। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, और डरावना भी था। डॉन्टिंग का मतलब फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मतलब डरावना, डरावना भी था किसी टीनेजर के लिए जो पहली बार स्कॉटिश फॉर्म मतलब जो कि स्कॉटलैंड के छोटे से एक गांव से या शहर से निकल के लंदन जा रही है। किस चीज़ के लिए? वो भी दुनिया के सबसे बड़े एकेडमी, म्यूज़िक एकेडमी। कहाँ पे? लंदन जा रही है, तो उसके लिए वो डरावना भी था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। मगर उसकी लाइफ में सिर्फ यही एक चैलेंज नहीं था, उसने बहुत बड़े चैलेंजेस को और भी फेस किया है। उसका सबसे बड़ा, उसने इससे पहले भी कई बड़े चैलेंज को फेस किया। उसमें से क्या था सबसे बड़ा? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। वो क्या? वो सुन नहीं सकती थी। शी वॉज डेफ, वो सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लिन's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glynn. और एवलिन ग्लिन का जो लॉस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की जो क्षमता थी वो कोई एक साथ नहीं कम हुई, मतलब झटके से एकदम ही वो सुनने की शक्ति नहीं गई, मगर धीरे धीरे था। तो उसकी मदर क्या सोचती इसके बारे में? हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मदर को अभी भी याद है जब वो 8 साल की थी और पियानो बजाने के लिए वहाँ पे क्लासरूम में वेट कर रही थी, और दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। जो उधर के टीचर्स है या जो भी है उन्होंने उसका नाम पुकारा मगर उसने सुना ही नहीं। I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glynn. Isabel Glynn कौन है? उसकी मदर का नाम है। तब उसको लगा कि उसने शायद वो सुना ही नहीं, मतलब जो टीचर जब एवलिन का नाम पुकार रहे थे तो एवलिन ने सुना ही नहीं। For quite a while एवलिन managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक एवलिन ने क्या है अपने उस प्रॉब्लम को यानी डेफनेस को, जब वो सुन नहीं सकती थी, उस डेफनेस को क्या है कुछ टाइम तक अपने दोस्तों से, टीचर से छुपा के रखा। शायद उसको डर होगा कि वो मजाक उड़ाएंगे या और भी कुछ बातें होंगी, इसलिए उसने उसको छुपा के रखा। बट बाई द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड and her headmistress urged her parents to take her to a
specialist, it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. क्या हुआ? मगर जब वो 11 साल की हुई और 11 साल के बाद उन्हें 11 साल की जब वो हुई और उसके मार्क्स स्कूल में जो है उसके मार्क्स जो है वो सडनली गिरने लगे, मतलब बहुत ही ख़राब मार्क्स आने लगे, तो उसके पेरेंट्स को, जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस यानी जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को कहा कि आप जो है इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। स्पेशलिस्ट कौन है? वो डॉक्टर जो प्रॉपरली पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कि ENT जो ईयर के जो हैं, तो ऐसे स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, ऐसा उनके प्रिंसिपल ने कहा। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उनको पता चला कि उसकी जो सुनने की शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। क्यों, किस वजह से हुआ है? वो एक ग्रेजुअल नर्व डैमेज, मतलब जो नसें होती हैं सुनने की, जो प्रॉपर काम करती है वो प्रॉपरली डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पा रही थी। एंड दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर ए डेफ। और उसको जो उसके टीचर्स हैं, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने वहाँ पेरेंट को, मतलब उन पेरेंट्स को कहा, एवलिन के मदर फादर को कहा कि आप क्या है इसको वो सुनने की जो एड्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं, वो लगाएं और उसी के साथ साथ इसको कौन से स्कूल में डालें जो स्पेशली इन बच्चों के लिए होती हैं, जो स्पेशल जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए होती हैं, वहाँ पे आप इसको लेके वहाँ पे एडमिट करें। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवलिन। और सब कुछ अंधेरा सा छा गया। एवलिन ने ऐसा कहा, सब कुछ अंधेरा सा छा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं सकती। सब कुछ अंधेरा सा छा गया, इसका मतलब ये था कि वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी, और सडनली जब उसकी सुनने की शक्ति ख़त्म हो गई तो अब उसकी लाइफ में वो सब कुछ अंधेरा सा छा गया है। अब वो कुछ नहीं कर सकती है ना, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता है, और वो म्यूज़िक में ज़्यादा नहीं कर सकती, ऐसा उसने सोचा होगा, और सडनली उसकी लाइफ में सब कुछ अंधेरा सा छा गया। फिर क्या कहता है पैराग्राफ नंबर 3 में? बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वन डे she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began to tuning 2 large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. क्या कहता है वो, क्या कहती है वो? But Evelyn was not going to give up. एवलिन जो है वो हारने वालों में से नहीं थी, जल्दी से वो छोड़ के नहीं जा सकती थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वो पूरी तरह से ठान चुकी थी कि उसको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, और साथ में उसका जो इंटरेस्ट म्यूज़िक में है वो भी उसको कंप्लीट करना है, पाना है। वन डे शी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक बच्ची को ज़ाइलोफोन बजाते, ज़ाइलोफोन की फ़ोटो आपको साइड में दिख रही होगी स्क्रीन में, ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा, और उसने भी ये मान लिया है, क्या उसने ठान लिया कि उसको भी वो सीखना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ने जो वहाँ पे जो ज़्यादातर टीचर्स जो थे उन लोगों ने क्या है उसको डिस्करेज किया, यानी उसका साथ नहीं दिया। मगर जो वहाँ पे एक परकशनिस्ट था, क्या नाम है उनका, रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने उसका पोटेंशियल को देखा, यानी वो कर सकती थी, उसने देखा। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने क्या किया, उसने 2 बड़े बड़े ड्रम्स लिए, यानी म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट है ड्रम्स, उन 2 बड़े बड़े ड्रम्स को लिए और उनको क्या अलग अलग नोट पे ट्यून किया। जैसे जब आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं तो एक बेस साउंड होता है जिसमें बहुत मोटा मोटा आवाज़ होता है, और एक पतला साउंड होता है जिनको हाई नोट कहते हैं। तो एक ड्रम को तो उसने बेस में ट्यून किया, यानी मोटा आवाज़ के लिए, और दूसरे ड्रम को उसने हाई नोट पे, यानी थोड़ा पतला आवाज़ के लिए ट्यून किया। उससे हुआ क्या देखो,
He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. और रॉन फॉब्स एवलिन से क्या कहते थे कि तुम अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, मगर अपने दूसरे किसी सेंस यानी दूसरे किसी सेंसेस के द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा उसको सुनने की कोशिश करो। फिर एवलिन ने क्या कहा, एवलिन क्या कहती है, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और एवलिन कहती है कि उसको सडनली महसूस होने लगा कि जो हायर ड्रम यानी जो ऊंचे थोड़ा नोट वाला जो ड्रम था उसको वो वेस्ट अप अपनी कमर से ऊपर वाले शरीर पोर्शन से वो महसूस कर सकती थी, और वैसे ही जो लोअर ड्रम था यानी जो बेस साउंड था वो अपने लोअर वेस्ट यानी कमर से नीचे वाले जो शरीर है उससे वो उसको महसूस कर सकती थी। फिर उसके बाद क्या कहती वो, Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और फोर्ब्स ने क्या किया, फिर यही एक्सरसाइज बार बार रिपीट करी, और उसके बाद धीरे धीरे एवलिन को ये पता चल गया कि वो इन साउंड्स को जो है, इन अलग अलग साउंड्स को जो है अपने बॉडी पार्ट के द्वारा महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। एवलिन कहती है कि वो सीख चुकी थी अपने माइंड को और अपने बॉडी के द्वारा इन साउंड्स को सुन सके। उसने ओपन कर लिया था अपने बॉडी और अपने माइंड को ओपन कर दिया था कि वो ये साउंड सुन सके, और बाकी सब क्या था, बाकी सब उसका डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क था। तो यहाँ तक 3 पैराग्राफ हमने देखा, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल देखेंगे क्या कहता है। 3 पैराग्राफ के अंदर बहुत सी बातें आज हमने देखी। फर्स्ट पैराग्राफ में कहता है कि एवलिन फर्स्ट टाइम कब जाती है, सबसे म्यूज़िक एकेडमी, कौन से म्यूज़िक एकेडमी जाती है सबसे पहले, प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। कितने साल की थी वो, 17 साल की थी वो जब वो वहाँ से जाती। वो कहाँ की रहने वाली थी, स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, और वो कहाँ पे जा रही है, अब लंदन जा रही है। दूसरी बात एक और हमने उस पैराग्राफ में पढ़ा कि वो सुन नहीं सकती थी। फिर हमें पता चला सेकंड पैराग्राफ के अंदर कि उसकी सुनने की शक्ति जो है, कि जो सुनने की जो शक्ति थी वो कोई सडनली नहीं गई या बचपन से सुन नहीं सकती थी, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे जो सुनने की शक्ति वो कम हुई। सबसे पहले कब नोटिस किया, जब वो 8 साल की थी। किसने नोटिस किया, उसकी मदर ने नोटिस किया कि वो शायद उसको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है। और वो कब, जब पियानो वाले जो टीचर हैं वहाँ पे जब उन्होंने बुलाया वो सुनी नहीं, तो उस टाइम पे उसकी मदर ने नोटिस किया। उसकी मदर का नाम इज़ाबेल ग्लेन था। फिर उसके बाद क्या हुआ, कब ये पक्का हुआ कि उसको वो सुन नहीं सकती है, जब वो 11 साल की थी, और जब उसके मार्क्स डिटोरेट हुए तो उसके प्रिंसिपल ने कहा कि आप स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ, और स्पेशलिस्ट ने जो है ये पक्का किया कि वो सुन नहीं सकती है ना। उसके बाद उससे क्या कहा गया कि इसको अब जो मशीन वगैरह है, ईयर एड्स है, वो लगा दिया जाए और इसको दूसरे स्कूल में भेज दिया जाए। तब एवलिन कहती है कि एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सब कुछ अंधेरा सा छा गया। वो क्यों कहा, क्योंकि वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी मगर वो अब सुन नहीं सकती, तो इसलिए उसको ऐसा लगा कि सब कुछ अंधेरा छा गया, है ना। फिर उसके बाद थर्ड वाले पैराग्राफ में हमने क्या देखा, थर्ड पैराग्राफ में देखा कि वो एक दिन वो ठान लेती है कि उसको नॉर्मल लाइफ जीनी है। एक दिन वो देखती है कि एक बच्ची जो है ज़ाइलोफोन बना रही है, और वो डिसाइड करती है कि वो ज़ाइलोफोन बजाएगी। सब टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, मगर परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स ने उसको हेल्प किया। कैसे हेल्प किया, 2 डिफरेंट ड्रम्स को अलग अलग नोट से ट्यून करके उसको बजाया, और एवलिन की मदद करी कि वो उसको कानों से नहीं मगर दूसरे सेंसेस, उसके बॉडी सेंसेस से उसको सुन सके। तो उसने वो सुना, कैसे सुना वो उसमें आपने देखा कि वो जो है जो हायर ड्रम को अपने वेस्ट अप यानी कमर से ऊपर महसूस कर सकती थी, उसी के साथ जो लोअर ड्रम था उसको वो वेस्ट डाउन यानी कमर से नीचे वो सेंस कर सकती थी। और ऐसे धीरे धीरे करके बार बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करने की वजह से उसने ये पाया, उसने ये देखा कि वो म्यूज़िक को सुन सकती है या म्यूज़िक को सेंस कर सकती है। तो यहाँ तक हमने आज देखा है 3 पैराग्राफ। कल वाले वीडियो में हम देखेंगे आगे के पैराग्राफ देखेंगे। मगर यहाँ हमने क्या देखा, जब लाइफ में जब बहुत सौ के पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल्स को जो शायद दूसरों की नज़र में
ऐसा लगता है कि वो डिसेबल है, मगर उन्होंने इतना, उनमें इतना डिटर्मिनेशन और इतना हार्डवर्क था कि उन्होंने अपनी लाइफ को बदला है। वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। मैं मानता हूँ कि आप इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे, पूरी तरह पढ़ेंगे, और कल जब आप वापस आएंगे तो मेरे साथ वापस बैठेंगे तो इसको हम ढंग से और एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर आपको एवलिन ग्लिन के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप ऑनलाइन जाके आप गूगल पे एवलिन ग्लिन आप टाइप कर सकते हैं, आपको उनके बारे में बहुत कुछ मिलेगा। साथ में उनकी वीडियोज़ भी एवलिन ग्लिन के बारे में आपको मिल जाएंगे। सो वी शुड टेक इंस्पिरेशन, हमें इंस्पिरेशन लेना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो टिल देन, कल तक के लिए आप वेट करें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड रीड द चैप्टर प्रॉपरली एंड डू दी होमवर्क अगर आपने अभी तक नहीं किया है। टिल देन, बाय बाय।